नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं अवधेश। सत्ते पे सत्ता के इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे आजादी के महानायकों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। देश को आजाद कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में से एक नाम था चंद्रशेखर आजाद का, जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे और जिस जगह पर रहकर आजाद ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, वो जगह आज भी आजाद के इतिहास को समेटे हुए है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियां काटकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले नायकों में चंद्रशेखर आजाद की एक अलग जगह है, जिन्होंने देश को स्वाधीन करवाने के लिए अपने ही हाथों अपनी जान की कीमत चुका दी थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वो जब तक जीवित रहेंगे अपने नाम की तरह ही आजाद रहेंगे। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, और अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने तमाम जगहों पर अज्ञातवास काटा। उन्हीं जगहों में से एक है फिरोजाबाद का ये प्राचीन पेमेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के जो पूर्वज रहे, उन्होंने ऐसी हमेशा चर्चा करते रहे कि यहाँ चंद्रशेखर जी रहे और कुछ समय यहाँ रुके हैं जहाँ, और भगवान शिव पर वो जल चढ़ाते थे। धार्मिक तो थे ही, और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ ऐसे समय में रहे जिस समय लोग जो है पहचान न पाए शुरू में, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ऐसा माना जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी के पहले के कालखंड में फिरोजाबाद के इस पेमेश्वर मंदिर में साधु संत निवास किया करते थे, और इसी मंदिर के परिसर में मौजूद इस गुफा में स्वाधीनता संग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से बचने के लिए शरण ली थी। आजाद ने इस मंदिर में करीब 30 दिन का वक्त गुजारा था। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे, इसीलिए अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने के अलावा उनका ज्यादातर समय साधु संतों के साथ ईश्वर की उपासना में ही गुजरता था। लेकिन मंदिर परिसर के अंदर मौजूद इस मिट्टी से भी आजाद की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। दरअसल अपने अज्ञातवास के दौरान पेमेश्वर मंदिर में इसी जगह पर चंद्रशेखर आजाद कुश्ती लड़ा करते थे, और एक दंगल में विजयी होने पर उन्हें बतौर इनाम 21 रुपए दिए गए थे। रहते थे लोग, वो लोग बताते थे कि चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ 21 रुपए की कुश्ती को जीता था। गुजरते वक्त के साथ अब इस मंदिर का स्वरूप काफी बदल चुका है। जिस मिट्टी की गुफा में कभी चंद्रशेखर आजाद ने अपने स्वतंत्र जीवन के दिन गुजारे, वो अब पक्की गुफा बन चुकी है, जहाँ माँ काली का मंदिर बन चुका है, और आज भी ये मंदिर पूरे फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि वो उसी मिट्टी से जुड़े हैं जिस पर कभी आजादी के महानायक के कदम पड़े थे। फिरोजाबाद से एबीपी गंगा के लिए कृष्णा पुरवाल की रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर चलते हैं देश के उस गांव में जिसके घर से कोई न कोई शख्स निकलता है और सरहदों पर जाकर हिंदुस्तान की सच्ची सेवा करता है, जिसे एशिया का सबसे बड़े गांव के साथ साथ सैनिक पैदा करने वाला गांव के तौर पर पहचाना जाता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सड़क पर नंगे पांव दौड़ लगाते नौजवानों की ये तस्वीर गाजीपुर के गहमर गांव की है, जिसे न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा गांव होने का गौरव हासिल है, बल्कि गहमर गांव को हर घर से सेना को एक जवान देने के लिए भी पहचाना जाता है। गहमर में करीब 12,000 से ज्यादा फौजी भारतीय सेना में जवान से कर्नल तक के पद पर हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक भी हैं। गांव की इन गलियों में तमाम ऐसे घर भी हैं जहां परिवार में दादा भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो बेटा सेना का जवान है, और तीसरी पीढ़ी सेना में शामिल होने के लिए तैयारियों में जुटा है। उत्तर प्रदेश के इस गांव की मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ रहने वाला हर शख्स होश संभालने के साथ ही सेना के जरिए देश की सेवा करने का सपना बुनता है, और गांव की गलियों से निकलकर यहाँ के लाल देश की सीमा तक का सफर करते हैं। सौरभ, क्या करना चाहते हो? मेरे को मिलिट्री में जाना है। मैंने एनसीसी भी कर लिया, मेरे को सी करनी है, अभी सी कर मेरे को फाइनली उधर जाना है। तो और कोई नौकरी नहीं चुनते हो आप लोग? नहीं, मेरे को और सब अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे को उधर ही अच्छा लगता है।
उधर ही अच्छा लगता हाँ है। उधर ही अच्छा लगता है। मिलिट्री में ही जाएंगे। हाँ हम लोग के हर घर में ना वो क्या बोलते हैं ना, परंपरा है कि एक गया तो फिर एक गया, वैसे ही हम लोग। लेकिन जिस गांव के हर घर का बेटा देश की रक्षा कर रहा है, उसके लिए सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ से आज तक किसी भी जवान की शहादत नहीं हुई, जिसे गहमर के लोग गांव में मौजूद मां कामाख्या के मंदिर की कृपा मानते हैं। गहमर के लोगों का विश्वास है कि कामाख्या देवी ही सीमा पर तैनात इस गांव के हर बेटे की रक्षा करती हैं। ये जो माँ का सीमा देख रहे हैं गहमर में ही आता है, और गहमर गांव में कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिसमें फौजी ना हो। और जब भी लड़ाई लगती है तो माँ यहाँ से चल देती है उन लोग की रक्षा करने की। हर सैनिक अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद वो प्रथम काम यही करता है कि पहले वो जाकर के माँ भगवती का दर्शन करता है, इसके बाद ही वो कोई अन्य कार्य करता है। गाजीपुर के इस ऐतिहासिक गांव का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है। इस गांव से आने वाले प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की सेनानी वीर मैगर सिंह ने अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया था और उनके भय से अंग्रेज यहां से भाग खड़े हुए थे। गाजीपुर से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। आजादी की क्रांति की अलग जलाने वाले मंगल पांडे को देश के पहले स्वाधीनता सेनानी होने का गौरव हासिल है, जिन्होंने 1857 में मेरठ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए 90 साल बाद देश को आज़ादी मिली। आज़ादी की सालगिरह पर आज हम आपको लेकर चलते हैं शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव में। ये पूर्वांचल के बलिया का नगवा गांव है, जहां देश की स्वाधीनता के महानायक शहीद मंगल पांडे का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1857 में पहले स्वाधीनता संग्राम का बिगुल फूंका था और ईस्ट इंडिया कंपनी की चूलें हिलाकर रख दी थीं। देखिए 90 वर्ष बाद जो हमको आज़ादी मिली 1947 में, वो मंगल पांडे ने 1857 का ही परिणाम है कि 90 वर्ष बाद हमको 47 में आज़ादी मिली। और मंगल पांडे जब किसी को साहस अंग्रेज़ों के सामने कहा जाता था कि सूर्य भी नहीं डूबता था, तो उस समय मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के सामने विरोध किया। लेकिन जिस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, आज उन्हीं मंगल पांडे का पैतृक गांव नगवा बदहाली का शिकार है। गांव में ही शहीद मंगल पांडे की स्मृति में एक स्मारक बनवाया गया था, जहां उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित है और गांव में ही उनके नाम पर एक महिला महाविद्यालय भी मौजूद है। लेकिन वहां पढ़ाई सिर्फ नाम के लिए ही होती है, क्योंकि पूरा कॉलेज सिर्फ 4 स्थायी टीचरों के भरोसे ही चल रहा है। हमारे लिहाज से तो देखा जाए कि उनके नाम पे कोई भी सरकार आई हो, चाहे देश में, किसी ने कुछ नहीं किया है। क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि कम से कम इस तरीके से वहाँ हर एक राज्य में, हर एक उसमें इस तरीके का उनका बनावे उनके नाम का, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी वो तो ये जाने कि भाई देश की आज़ादी में लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ की है, क्या किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2005 में मंगल पांडे के गांव नगवा के लिए 200 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया था। बलिया से लखनऊ लौटने के कुछ दिन बाद से ही विकास योजना का आंकड़ा घटने लगा और धीरे धीरे यहां पर सिर्फ शिलान्यास की शिलाएं ही बची रह गईं। मंगल पांडे की प्रतिमा के पास ही उनकी स्मृति में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी, जिस पर ज्यादा वक्त ताला ही लगा रहता है। दरअसल शहीदों के स्मारकों को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ आकर आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि देश की आज़ादी में इन नायकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। लेकिन आज शहीदों के ये स्मारक उन्हें याद करने की रस्म अदायगी भर रह चुके हैं। अजय भारती, बलिया, एबीपी गंगा। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने ही लोगों ने अपना बलिदान दिया। देश आजाद तो हो गया, मगर हिंदुस्तान उन लोगों का सदा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी।
आजादी की जलती अलख और आनंद की सांस में समाहित हिंदुस्तान की बुनियाद स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की वजह से बुलंद है। देश की बुलंदी की इन कहानियों में उत्तर प्रदेश से भी कई महापुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। आजादी की सालगिरह के मौके पर महापुरुषों की उसी माला से हम आपके लिए 2 सजीव मोती निकाल कर लाए हैं। मिर्जापुर में आजादी की लौ को सुर्ख लाल करने वाले इन 2 चेहरों को नमन कीजिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए और इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से सुनकर धन्य हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम के ये वो देवदूत हैं जिनके बिना हमको और आपको गुलामी की बेड़ियों से मोक्ष नहीं मिल सकता था। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिर्जापुर की सुशीला सिंह और विद्याधर शुक्ला जी से, जिन्होंने विंध्याचल पर्वतमाला के इर्द गिर्द अंग्रेजों को उनकी हैसियत दिखा दी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुशीला सिंह जी ने 16 साल की उम्र में ही खुद को भारत माता के स्वतंत्रता यज्ञ में न्यौछावर कर दिया था। आज उम्र के 82वें पड़ाव में वो संघर्ष के उन दिनों को पूरे गर्व के साथ बताती हैं। वो बताती हैं कि एक बार अपने साथियों के साथ वो अंग्रेजों पर पत्थरों की तरह बरस पड़ी थी। टीचर लोग के साथ थे, टीचर लोग आए थे, मेरे बेटा बड़े टीचर लोग के साथ गए थे। टीचर लोग बोली चलिए तुम 20 लड़कियाँ गई, ये सब हुआ। क्या किया आपने वहाँ जाकर? वह लड़ाई झगड़ा मारपीट अंग्रेज से। अच्छा, अंग्रेजों से कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ? वह जिसको जौन पाए तो इसे मारा गया। वही बात करें मिर्जापुर के विद्यासागर शुक्ला जी की, तो उन्होंने भी 19 साल की उम्र में ही अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। विद्यासागर शुक्ला ने महज 18 साल की उम्र में ही पहाड़ा रेलवे स्टेशन पर खजाने को लूटने के लिए हमला बोला और उसमें आग लगा दी। आज उम्र के 97वें पड़ाव पर पहुंच चुके शुक्ला जी बताते हैं कि एक बार स्कूल जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों के साथ रॉबर्ट्सगंज में झंडा फहरा दिया था, जिसके बाद लाठियां खानी पड़ी और उन लाठियों के निशान आज भी संघर्ष के उन दिनों की यादों को ताज़ा कर देते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह आप लोग संघर्ष के, कितने उम्र से आपने शुरू किया, कैसे प्रेरणा? हम तो करीब 15-16 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ कर दिए थे और हमारी 18 वर्ष की अवस्था में हम लोग यहाँ पर आए थे, जो कि पहाड़ा खंड में कार्य किया है। और शुरू में मैंने बताया ना आपसे कि रावड़गंज में हम लोग झंडा वादन किए और रावड़गंज झंडा वादन के बाद में पकड़े गए और वहाँ पर हमको पुलिस वालों ने डंडा मारा और हमारे ओठ में चोट लग गई है। आज भी निशान बना हुआ है। जिस मेहनत के साथ इन सेनानियों ने देश को आजाद कराया, जिस संघर्ष के दौर से गुजरे, उसे ये याद करते हैं तो इनका मन गदगद हो जाता है। हालांकि वर्तमान हालात पर बात करते समय निराशा इनमें दिखती है, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को जब याद करते हैं तो ये गर्व से भर जाते हैं और इनकी सुनाई कहानियां हम सबको गर्व से भर देती हैं। मिर्जापुर से अनुज की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, मगर उसके बाद भी देश पर खतरे कम नहीं थे। पाकिस्तान जो सदा से हमारे साथ छल करता रहा, उसने 1971 में भी हिमाकत करने की कोशिश की, मगर हमारे जवानों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। जगदीश सिंह को आज भी 1971 के भारत पाक युद्ध की घटना याद आती है तो वो जोश और उत्साह से भर जाते हैं। हवलदार जगदीश सिंह मूल रूप से चंपावत के रहने वाले हैं, मगर फिलहाल वो हल्द्वानी में रह रहे हैं। 12 मई 1970 को गोवा में ट्रेनिंग करने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग 1971 में राजस्थान में हुई थी। इनकी पोस्टिंग होने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर दी। मैं 12 मई 70 को मैं भर्ती हुआ था 70 में, और उसके बाद मैं पहली पोस्टिंग गोवा में आई थी। गोवा में ही हमने ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग के पास पूरा करने के बाद जब यूनिट में गए तो राजस्थान सेक्टर में गए थे हम लोग। जाते ही अटैक हो गया था।
फिर उस अटैक में जाने के लिए हम जोश थे, लड़के हम ज़्यादा थे, यंग ज़्यादा थे, तो हमको मौका मिला अंदर वहाँ जाने के लिए। हम कहते थे कि सबसे आगे हम जाएं। जगदीश सिंह का कहना है कि जब 1971 में भारत पाक युद्ध हो रहा था, तब उनका इरादा सिर्फ दुश्मन को मार गिराने का रहता था। जगदीश सिंह का कहना है कि हिंद के जवानों ने पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया। भारतीय सेना ने युद्ध मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारे सीनियर हमसे कहते थे, हम जैसे कहेंगे वैसे करना, अपने जोश से होश मत खो देना। हम जोश से जाओ ठीक बात है, लेकिन जोश के साथ होश भी रहना चाहिए, ऐसा हमारे सीनियर हमसे सिखाते थे। तो हम जैसे उनको जाते थे, जाने के लिए कहते थे, वैसे हम लोग जाया करते थे। उम्र के इस पड़ाव में भी जगदीश सिंह पाक को धूल चटाने की हिम्मत रखते हैं। उनका हौसला अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसे 1971 में था। जोश के भरे हुए थे हम लोग, तो जिसने हम आगे एडवांस जाते थे उसने पीछे ही रिटर्न हो जाते थे, पीछे जाते थे वो लोग। हम हिम्मत से भरे हुए पड़े थे, क्योंकि जितना हम जाते थे उतना पीछे जाते थे, जितना हम आगे जाते थे उतना वो पीछे चले जाते थे। हमको अच्छा लगता था। कभी कभी अपने को जवान ही समझ लेते हैं, आंख बंद करके देखते हैं अपने दोस्तों को, तो सोचते हैं कि हम जवान ही हैं, शायद हम लड़के ही हैं, अभी शायद भर्ती ही हैं हम लोग, अभी फौज में ही हैं, सोचते हैं कभी कभी मौका मिलेगा तो कभी अभी मौका लगेगा तो सोचते हैं कि हम तैयार रहें। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था। इसके बाद महज 13 दिन में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। हिंद के शूरवीरों ने पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाया जिसे वो आज तक याद रखता है। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जब देश में चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय जनपद रायबरेली भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पीछे नहीं रहा। वैसे तो जनपद में अनेकों जगहों पर लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन मुंशीगंज सई नदी तट पर 7 जनवरी 1921 को गोलीकांड हुआ, जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 7 जनवरी 1921 यही वो साल था जब देश की स्वतंत्रता की खातिर रायबरेली के नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी। उस वक्त गंगा किनारे स्थित भगवंतपुर चंदनिया गांव से किसान आंदोलन की मशाल उठी थी। पंडित अमोल शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान लगान बंदी के विरोध में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए निकल पड़े थे। हजारों की संख्या में नौजवान किसान सई नदी तट पर इकट्ठा हुए और किसानों का जत्था तट पर पहुंच गया। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों से भी किसान यहां पहुंचने लगे। बाद में इसकी सूचना अंग्रेजी जिला प्रशासन को दी गई। तत्कालीन जिलाधिकारी एजी शेरिफ ने बड़ी संख्या में सैनिकों को सई नदी के तट पर भेज दिया। बाद में किसानों को बैठक करते हुए देखकर एक गद्दार ने अपनी पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने उस फायर को फायरिंग का आदेश समझकर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन किसान डटे रहे और गोलियों की बौछार का मुकाबला निहत्थे किसानों ने ईंट और पत्थरों से किया, लेकिन गोलियों के आगे वो टिक नहीं सके और बड़ी संख्या में किसानों की शहादत हो गई, जिससे सई नदी का पानी उस वक्त लाल हो गया था। नौजवान किसान अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर ही रहे थे, तभी एक ने अंग्रेजों की ओर से फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में न जाने कितने किसान नौजवान शहीद हो गए और सई नदी का पानी शहीदों के लहू से लाल हो उठा था। बाद में रायबरेली के आंदोलन की सूचना पाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली पहुंचे, लेकिन उन्हें तत्कालीन जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया था। बाद में उनको एक तांगे में लदी कुछ लाशें दिखाई पड़ी, जिसका जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है। उन्होंने अपनी स्मृतियों में रायबरेली किसान आंदोलन, मुंशीगंज गोलीकांड का जिक्र भी
कई जगह किया है। राजनीतिक उपेक्षाओं के कारण यह दृष्ट क्षेत्रफल पे नहीं आ पाया, अन्यथा ये आज़ादी की लड़ाई में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस स्थान की। और आज भी हम लोग जाकर के वहाँ करीब 50 वर्षों से इसका संयोजन और संचालन करते हैं। सई नदी गोलीकांड दूसरे जलियांवाला गोलीकांड से कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ भी हर साल 7 जनवरी 1921 की याद में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचते हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।